I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this edition of Value Talks, where we will discuss the importance of fund manager while you choose your mutual funds for your saving your life savings and investing them into mutual funds specifically. So, if I want to start this edition of Value Talks today, I'm sure most of you have visited our earlier episode in which we have discussed 5 simple steps to invest into mutual fund. So this edition of Value Talks today is a subset of that episode in which we have promised you that we will dwell upon each 5 of them one by one separately. So today, once again to repeat the topic, the importance of fund managers while choosing your mutual fund portfolio. To discuss this with us today, we have Mr. Jitendra Chaudhary. He's got vast experience in financial planning as well as wealth management. He heads financial planning and wealth management with independent firm as well as Olive Green Consultancy. So, Jitendra, welcome to the show. Good evening, Major Verma, and good evening to all the audience. जी सो जितेंद्र जी, जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में जो कि म्यूचुअल फंड और इक्विटीज पर डेडिकेटेड था, उसमें हमने देखा कि अलग अलग 5 स्टेप्स देखे हमने, जो कि आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या एक आपकी लाइफ की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का जो जरिया है, एक म्यूचुअल फंड और इक्विटी एक और। सो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का ये एपिसोड जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, जिसको कि आमतौर पर हम ध्यान नहीं दे पाते कि हु इज आवर फंड मैनेजर। तो जैसे आई मीन व्हेन आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेबिनार, आई माई सेल्फ केम टू नो सो मेनी थिंग्स regarding managers or the fund managers which we never dwell upon. So firstly, for the clarity of our viewers, can you please describe what exactly is the fund manager? Is it a person to whom you're contacting for opting for different mutual fund profiles, or is it a person specific to a mutual fund scheme or rather a portfolio who handles and invest your money? So can you please give us fair idea what exactly is the fund manager and what is his role? A fund manager is a person who is responsible for creating a portfolio and managing that portfolio for a asset management company. So every asset management company has different types of funds: equity, debt, hybrid, and in all these categories there are different types of funds. So हर स्कीम को मैनेज करने के लिए एक कोई फंड मैनेजर होता है या मल्टीपल फंड मैनेजर्स होते हैं जो उस स्कीम को मैनेज करते हैं अपनी टीम के साथ. They are professionals. Their qualification and their experience is in portfolio management. So generally, these are MBAs in finance. They are CFAs, CFPs by qualification. इनका काम सिर्फ अगर देखा जाए तो यही है कि वो अपनी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके फंड्स को मैनेज करे, जो कॉर्पस उन्होंने इन्वेस्टर्स से लिया है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे, जिससे कि उस कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट निकल कर आए और वो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स को आगे पास ऑन कर सके. सॉरी, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पर. तो मेरे दिमाग में एक और शब्द आ रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी जनरली ऑन दी सेम लाइन सी प्रोफाइल है या दोनों में कुछ अंतर है? नहीं, डिफरेंट प्रोफाइल है. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जनरली उनको कहा जाता है जो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए काम करते हैं. वो मेजरली एडवाइजर्स होते हैं जो आपको इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो वो बैंक्स या एनबीएफसी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ऑफर कर रही है, उनके पोर्टफोलियो का जो एक कंपोजिशन है उसको एज अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करते हैं. फंड मैनेजर टोटली एक डिफरेंट प्रोफाइल है जो कि जनरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं. जो भी कॉर्पस ये कंपनीज के पास आता है अलग अलग इन्वेस्टर्स के थ्रू, चाहे वो मंथली इन्वेस्टमेंट हो या लमसम इन्वेस्टमेंट हो, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है और उस एसेट क्लास को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट करके देना है अपने बेंचमार्क से ज्यादा, वो इनका काम होता है. ये लोग इसी में ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं.
और मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली इनका यही रहता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए उनको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट करके दे। म्यूचुअल फंड में बेसिकली इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट यही होता है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा कोई डिसीजंस नहीं लेने होते, वो सारे डिसीजंस फंड मैनेजर और उनकी टीम्स लेती हैं। कौन सी कंपनी में एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, वो सारा काम जो है वो फंड मैनेजर और उनकी टीम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका काम बहुत कम हो जाता है। आपको सिर्फ एक जी अच्छा फंड चूज करना है और ये चूज करना है कि उस फंड को मैनेज करने वाला एक अच्छा फंड मैनेजर कौन है। उसमें जी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड मैनेजर आपको रिटर्न्स जनरेट करके देता है मार्केट से। जी। तो इसमें कुछ कंप्लायंस या कुछ गाइडलाइंस भी होंगी, सेबी और द बॉडीज विच आर कंट्रोलिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस. So how do we go about, checking whether a particular, fund manager is complying to the statutory requirements of the law? See, this industry which we are talking about, specifically mutual funds is a regulated industry. यहाँ पे हर चीज regulator के ही कहे मुताबिक होती है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से, एएमसीज अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जो रोल्स और जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको डिफाइन कर रखे हैं उन्हीं के प्रीव्यू के अंदर ही रहते हुए उन्हें अपना काम करना होता है। इनके टाइम टू टाइम रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं टाइम टू टाइम, इनके की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स जो है उसमें सारी डिटेल्स पब्लिश की जाती है। तो हर तरीके से इनके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका एक सुपरविजन रहता है, ये ध्यान रखते हुए कि इन्वेस्टर का जो क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके। सो सेबी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में सेबी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, उसका जी ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इन्वेस्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और फिर इस जी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हुए किसी तरीके की चोरी चकारी से बचाते हुए इन्वेस्टर्स को जितना हो सके उतना बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। तो वो रूल्स और रेगुलेशन सारे लेड डाउन है, उसी को फॉलो करते हुए देखिए हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड जी है, जिनको काम करते हुए 15-20 साल हो चुके हैं, वो जनरली इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर होता है, चलता है, बट चोरी चकारी नहीं होती है बहुत ज्यादा कि फ्रॉड्स हो गए या ऐसा कुछ हो गया। और जो होती है जी तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं सेबी की लगाम होती है, एमफी उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है। तो इन्वेस्टर का पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो फंड मैनेजर का इसमें बहुत ही ज्यादा रोल है, जिससे कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट और अल्टीमेटली आपने जो जिस इरादे से वो इन्वेस्टमेंट की है, उसका जी पूरा दारोमदार, उसका पूरा डिसीजन तो फिर अल्टीमेटली फंड मैनेजर्स पर ही। हाँ जी बिल्कुल। तो जी, इस सिचुएशन में क्या है वो तरीके, व्हाट आर द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन scheme through the fund managers, we can scheme through their performance, analyze it, evaluate it. So what are the ways by which we can do that? See, to evaluate a manager's performance, what you can do is you can compare it with the peer group and the benchmark. तो अगर कोई भी अच्छा फंड मैनेजर है, पहले तो इन्फॉर्मेशन बहुत वाइडली अवेलेबल है। आप कभी भी इंटरनेट पे जाएं, गूगल सर्च करें, या जिस भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, आपने कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए उसको अपने सिलेक्शन लिस्ट में डाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी निकालते हुए उसके फंड मैनेजर की डिटेल्स को समझे कि वो कितना पुराना है, कितने सालों से काम कर रहा है, और पिछला जो उसने काम किया है वो कितना बेहतरीन किया है। अगर अच्छा काम किया है तो कहीं ना कहीं वो टॉप 10 मैनेजर्स में आता होगा। और इस तरीके की लिस्ट जनरली पब्लिश की जाती है टाइम टू टाइम। इनफैक्ट हर साल ही मॉर्निंग स्टार और ईटी मनी जो है वो एक अवार्ड फैसिलिटेशन करती है, जिसमें वो टॉप मैनेजर्स को फैसिलिटेट करती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उन्होंने किस तरीके से कंप्लायंसेस को फॉलो किया है, कितना अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, टाइम टू टाइम रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो लिस्ट हर साल शेयर की जाती है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप इंटरनेट पे कभी भी जाके इसको फेच आउट कर सकते हैं। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही पैरामीटर के बेसिस पे फंड म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, वो है उसके रिटर्न्स। तो हमारा जी क्राइटेरिया जो होता है सिलेक्शन का वो होता है, हम गए जी 3 साल 5 साल का रिटर्न देखा, जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न है उसके बेसिस पे हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। हम बाकी चीजों को कहीं ना कहीं रिटर्न्स देखने के बाद फॉरगो कर देते हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते उनकी तरफ।
तो यहाँ पे हम बट सिर्फ यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा. You are absolutely right. You know, when you were talking, the same thought came in my mind that generally when, let's say, if I want to skim through the different, mutual fund policies of the companies, so I Yes. would obviously go ahead and check their returns. So when you say that we only look at returns, so what is wrong in that? Because obviously that is managed by some fund manager, and if it is giving me constant return, consistent return, which I can see in the records, so what is wrong in going with that? So over here, in this situation, I am actually not looking at fund manager, so to say, but I'm actually looking at the performance of that particular instrument. So is it more important to look at fund manager or the particular instrument which he is handling? So there's nothing wrong with it, but return should not be the only parameter to select a mutual fund, whether it is debt fund or a mutual or a equity fund or a hybrid fund. रिटर्न के बेसिस पे सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना चाहिए. रिटर्न एक पैरामीटर हो सकता है, बट सिर्फ वही एक Okay. पैरामीटर नहीं हो सकता. तो अगर मैंने रिटर्न के बेसिस पे मान लीजिए 5 फंड्स का एक लिस्ट निकाल लिया है और मुझे लगता है ये 5 फंड्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब और जी. पैरामीटर्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपकी वो जो सिलेक्शन लिस्ट है वो और ज्यादा ही आपके फेवर में काम करे. सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे या रिटर्न्स के बेसिस पे सिलेक्शन के साथ दिक्कत ये होती है. इट इज मोर लाइक ड्राइविंग अ कार लुकिंग एट द रियर व्यू मिरर. मतलब आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनरली ऐसा होता नहीं कि जो पास्ट में हुआ हो सिमिलर सी ही चीजें फ्यूचर में भी जी. हो सकता है वहां पे वेरिएंट्स हो, कुछ चीजें चेंज हो जाए, हो सकता है वो फंड उतना अच्छा ना करे जितना उसने पुराने टाइम में किया है. तो इन सब चीजों को फैक्टर इन करते हुए पैरामीटर्स को जितना आप अच्छा और स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा चुनाव उस अच्छे फंड का. उसमें से एक जो चुनाव का क्राइटेरिया है वो है उसका फंड मैनेजर. तो जो फंड मैनेजर पिछले 10 साल 15 साल से कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आने वाले टाइम में भी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा. तो जी. इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इवैल्यूएट ना करें, रिटर्न के साथ में बाकी फैक्टर्स को भी इवैल्यूएट करें, जिसमें से फंड मैनेजर एक हो गया. दूसरा हो गया कि उस फंड का जो है परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से कैसा है. क्या वो अपने जी. बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली? क्या वो अपने पीयर ग्रुप का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है? तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं. इन पैरामीटर्स को अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे और तब सिलेक्शन जी. ऑफ फंड करेंगे तो आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी. जी. जी. अंडरस्टूड. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फंड मैनेजर तो काफी हद तक क्लियर है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे, हम अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहेंगे कि ये फंड मैनेजर काम किस तरह करते हैं. हाउ डू फंड मैनेजर्स डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, हु असिस्ट देम इन देयर टास्क, हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ देयर टीम एंड हाउ दे फंक्शन? These fund managers are highly qualified and highly paid resources. Professionals होते हैं जिनका काम ही पोर्टफोलियो मैनेज करने का होता है, बड़े बड़े कॉर्पसेस को इन्वेस्ट करके उसमें से रिटर्न जनरेट करने का होता है. और ये अकेले खुद कुछ नहीं करते, इनके पास एक बड़ी टीम होती है जिसमें रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, सीएफपीज होते हैं, सीएफएज होते हैं, कुछ आउटसाइड रिसोर्सेज भी होती है. तो इनके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है. जो रिसर्च हम करते हैं अब कुछ भी खरीदने से पहले उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी रिसर्च ये करते हैं. और सिंस ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं 200 करोड़ से लेके मे बी 20,000 करोड़ से तक का कोई फंड, मतलब दिस कैन बी द कॉर्पस दैट दीज फंड मैनेजर्स माइट बी मैनेजिंग. तो इनके पास इतना पावर और कहीं ना कहीं पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग डायरेक्टली कंपनी से जाके उनके मैनेजमेंट तक से बात करते हैं कि उनके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इन्वेस्ट करने से पहले, कि क्या वो नया कोई प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नई सर्विस लाना चाह रहे हैं, आगे 5 ईयर प्लान क्या है उस कंपनी का. ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही वो वहां पैसा डालते हैं. हम लोग जनरली इतना सब कुछ नहीं करते क्योंकि हमारा क्वांटम ऑफ मनी इज वेरी स्मॉल, हमें कोई हो सकता है इतना इंटरेस्ट भी ना ले. बट जब आप इतने बड़े कॉर्पस की बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टेक है, तो ये लोग ऐसे ही एडॉक बेसिस पे प्लान नहीं कर सकते इन्वेस्ट करने का. दे टेक प्रॉपर कॉल्स, दे अंडरस्टैंड मार्केट सिनेरियोज, दे अंडरस्टैंड ग्लोबल सिनेरियोज, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं. जब इन्हें लगता है मार्केट अच्छा कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है नहीं करनी, ये सब कॉल्स लेना. जब इन्हें लगता है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी चल रही है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कोविड टाइप्स या रशिया यूक्रेन टाइप्स, तो उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके सेफ बैठना, ये सब चीजें ये लोग अपने बैकएंड पे करते रहते हैं. और कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को कोशिश करते हैं कि अपने जो उनका पीयर ग्रुप है उसमें सबसे अच्छा फंड बना पाए परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाल पाए.
क्योंकि यही क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर इनको इवेल्युएट करता है। क्योंकि फंड मैनेजर जी चाहे कितना भी अच्छा होगा, तो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगा, मतलब अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा, अपने पीयर ग्रुप से अच्छे रिटर्न्स नहीं निकाल पाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग वहां से पैसा निकाल लेंगे और मे बी किसी और फंड मैनेजर के फंड में चले जाएंगे। तो इन सब चीजों को ये एक्सपीरियंस फंड मैनेजर समझते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे, जिससे कि आने वाले टाइम में उनके पास और इन्वेस्टमेंट्स आए फ्रॉम दी रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो आगे चलते हुए जितेंद्र, हम ये जानना चाहेंगे, आई मीन ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू नो, तो जैसे कि आपने कहा कि ये काफी चीजें करते हैं फंड मैनेजर बैकग्राउंड में, ताकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो आगे निकले, तो इसमें कहीं ना कोई शॉर्टकट्स भी पकड़ते होंगे, कोई ना कोई ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते होंगे, क्या उनके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट से ज्यादा रिटर्न निकालने के लिए कुछ चीजें ऐसी की जाती हैं जो कि हो सकता है आपको लगे कि हाँ सही नहीं है, पर ठीक है, मतलब unless and until it is in the perspective and review of the regulator, तो 10-15% इधर उधर थोड़ा बहुत कॉल्स लेना, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके उसको हायर रिटर्न्स को जनरेट करना, इस तरीके की चीजें होती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जनरली वो करते हैं जिन फंड मैनेजर्स का अभी बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ वर्किंग है, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस जी कम है, जिनको भी कम समय हुआ है, जिनको समय हो गया है, वो ऑलरेडी रिनाउंड हो चुके हैं, उनकी एक मार्केट में गुडविल है, तो वो जनरली इस तरीके की चीजों को अवॉइड करते हैं, बिकॉज दिस कैन क्रिएट अ बैड नेम फॉर द फंड मैनेजर एज वेल एज फॉर द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि अच्छे फंड मैनेजर के साथ जाएं, जिसको अच्छा 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम कमा रखा हो इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि अगर आप इस तरीके की ट्रिक्स करने वाले फंड मैनेजर्स को पकड़ के हायर रिटर्न की वजह से उनके साथ जाएंगे, तो हो सकता है वो आगे चल के आपको बैकफायर भी कर दे। तो जैसे अभी एक इंसिडेंट जी हुआ था, किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। तो सिंस इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, पैसा भी होता है, तो कई बार ये लोग ना अंदरूनी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए खुद ही कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो इनको रेगुलेटर अलाउ नहीं करता है। तो उस तरीके की चीजों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक तो अच्छी एएमसी के साथ जाए, यानी अच्छी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जाए, और उसके भी अच्छे फंड मैनेजर के साथ जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो, जिसने रेगुलर डिलीवरी दी हो, जिसमें कंसिस्टेंटली डिलीवरी ऑफ रिटर्न्स दिया हो, उसके साथ जाने की कोशिश करें। तो बाकी देखिए, जी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत हेरा फेरी तो हर जगह चलती है। जी रेगुलेटर को भी पता है कि ये छोटा मोटा तो चले गए, मतलब आटे में नमक हमेशा रह गए। नमक जी में आटा जब हो जाता है तब रेगुलेटर भी इंटरवीन करता है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कोविड के स्टार्ट में फ्रैंकलिन के साथ हुआ, उन्होंने अपनी जी डेट फंड्स को वाइंड अप कर दिया। वो कहीं ना कहीं जी मिसमैनेजमेंट भी थी, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करी हुई चीजें थी, इंस्ट्रूमेंट्स को गलत तरीके से यूटिलाइज किया हुआ था, तो वो बैकफायर किया। तो जिन इन्वेस्टर्स ने रिटर्न को चेस करते हुए उनके एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट किया, डेट फंड्स में, उनको नुकसान भी झेलना पड़ा, पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक रहा। तो इस चीजों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छे रिनाउंड फंड मैनेजर के साथ जाए, जिसकी पुरानी हिस्ट्री क्लियर हो, जिसने इस तरीके की चीजों में कभी इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई हो, और रिटर्न जनरेट करना उसका कंसिस्टेंट काम रहा हो जब से उसने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया है। जी और कोशिश करिए कि थोड़ा ना, मतलब जब भी आप कोई फंड को सिलेक्ट करें, तो थोड़ी सी उसके बारे में R&D करें कि फंड कौन मैनेज कर रहा है, उसका क्या हिस्टोरिकल एक रिव्यू रहा है मार्केट के अंदर, क्या लोग उसको उसकी पर्सनैलिटी, उसके चॉइस ऑफ फंड्स की वजह से और उसकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की वजह से पसंद करते हैं, या वो इस तरीके की कुछ कुछ हेरा फेरिया करता है, इस वजह से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वो इन्फॉर्मेशन गूगल पे जाके सब मिल जाती है। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका ये कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें, हमारे जैसे लोगों की मदद लें जी जो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले कई सालों से और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जानते हैं, परखते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद ही आपके पैसे को किसी अच्छी एएमसी और अच्छे फंड मैनेजर तक पहुंचाते हैं, जिससे कि कम से कम रिस्क लेते हुए आपके पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता जी। तो जैसे कि आपने कहा आप एक्सपर्ट है, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से फिलहाल एट प्रेजेंट who have the best standings in the market as far as fund managers are concerned. Can you give us few details about that?
I will surely do that. In fact, this information is easily available. जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मॉर्निंग स्टार और ईटी मनी जो है ये हर साल एक रिव्यू करते हैं सारे फंड्स और फंड मैनेजर्स का, और उनको फैसिलिटेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन देयर कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में हर फंड मैनेजर का कोई ना कोई फंड जो अच्छा कर रहा है उसको लिया जाता है, उसकी पुरानी परफॉर्मेंसेस को और उसके पोर्टफोलियोज को मतलब कंपेयर करते हुए और काफी सारे पैरामीटर्स को यूज करते हुए इनको अवार्ड किया जाता है कि ये टॉप मैनेजर्स हैं। मैं ये लिस्ट शेयर करता हूँ, मैंने ये लिस्ट बना के रखी थी ऑडियंस के लिए, तो अगर आप चाहें तो उसको देख के भी समझ प्लीज। सकते हैं कि जी आज की डेट में जी कौन से अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो अच्छा काम करें, और कहीं ना कहीं इनके नाम जान के उनकी एएमसीज को देख के आप समझ जाएंगे कि कौन से फंड्स की हम बात कर रहे हैं। जी। और वीवर से ये रिक्वेस्ट भी रहेंगी कि ये जो जानकारी दी जा रही है आपको, ये सिर्फ एक इनिशियल और प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है। While before investing, you should research on your own. You should talk to your experts, and then only you should go ahead with taking the decision about buying any instrument. जी जी सो बेसिकली ये 2021 की लिस्ट है, क्योंकि 22 की अभी पब्लिश नहीं हुई है अभी। ये जो जैसे मैंने कहा कि ये जो इवेंट होता है जिसमें मॉर्निंग स्टार और ईटी मनी मिलके अच्छे फंड मैनेजर्स को फैसिलिटेट करते हैं उनके काम के लिए, वो अभी 2022 का पेंडिंग है। तो होपफुली मार्च के आसपास ये इस तरीके का काम होता है। ये लास्ट ईयर का है 2021 का। सो ये बेसिकली आपको लार्ज कैप फंड्स के टॉप 5 फंड मैनेजर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें श्रेयस देवेलकर है जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। तकरीबन 16 साल का इनको एक्सपीरियंस है, और 2016 से ये एक्सिस म्यूचुअल फंड में ही है। ये फंड मैनेज करते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस हाइब्रिड इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये एक्सिस के लिए 3 फंड्स में काम कर रहे हैं जो ये मैनेज करते हैं, इनके अंडर में आते हैं, इनकी टीम मैनेज करती है। इसके बाद श्री दत्ता भवन भवन वर्ल्डर भंडवल्डर है, जो कि जी हाँ, जो कैनेडा रेबेको म्यूचुअल फंड के लिए काम करते हैं। कैनेडा के 2-3 अच्छे फंड्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं। ब्लू चिप इक्विटी एक फंड है जो ये मैनेज करते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये लार्ज कैप कैटेगरी में। उसके अलावा इमर्जिंग इक्विटी फंड है, फ्लेक्सी कैप है, जो कि इनके सुपरविजन में कनाडा के लिए बहुत अच्छा काम देखने को मिल रहा है उसमें। ये जी तीसरा नाम नीलेश सुराना है, ये काफी लोग जानते होंगे। ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं मिराई एसेट के लिए, और इनका बड़ा फेमस फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और ये हो सकता है हमारी ऑडियंस में काफी लोगों के पोर्टफोलियो में हो भी। तो जी वो बहुत अच्छा फंड मैनेज कर रहे हैं, विच इज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इनका मतलब काफी नाम है इंडस्ट्री के अंदर। जी गौरव मिश्रा है, ये भी मिराई एसेट में ही है। मिराई के लिए सीनियर फंड मैनेजर हैं। तकरीबन 12 साल का 23 साल का इनको एक्सपीरियंस है। मिराई फोकस फंड और लार्ज कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में आते हैं। स्वाति जी कुलकर्णी है, इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायर किया है। ये तकरीबन 26 साल से यूटीआई म्यूचुअल फंड में थे, और यूटीआई के मास्टर शेयर और यूटीआई एमएनसी फंड ये मैनेज कर रहे थे। बट अभी रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अगले साल हो सकता है आपको ये किसी लिस्ट में फीचर ना दिखाई दे। बट बहुत अच्छा काम किया है, 26-27 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में फंड मैनेजमेंट ही करते हुए। उसके जी अलावा दूसरी कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप है। इसमें अगेन श्रेयस देवलकर जो है फिर से फीचर कर रहे हैं एक्सिस के जी लिए। श्रीनिवासन जी हैं, सीआईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये फीचर कर रहे हैं। इनका भी तकरीबन 19 साल का एक्सपीरियंस है, और तकरीबन 6 से 7 फंड हैं जो ये एसबीआई के लिए मैनेज करते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप सभी तरीके के जॉनर के फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। जी अनुपम तिवारी हैं जो 13 साल से हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर। ये भी एक्सिस स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं, एक्सिस इक्विटी स्टेबल फंड को मैनेज कर रहे हैं। 2 फंड्स हैं इनके पास। तो ये एक लिस्ट है जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के 5 टॉप 5 फंड मैनेजर्स आ गए। लास्ट जो है उसमें मल्टी कैप हो गए। तो ये वो फंड मैनेजर्स है जिन्होंने मल्टी कैप कैटेगरी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपने पीयर्स से बहुत अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके दिया, एक कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस निकाल के दी है, और इनको फैसिलिटेट किया गया पिछले साल एज टॉप फंड मैनेजर्स इन द कैटेगरी, जिसमें राजीव ठक्कर जी हैं सीआईओ पराग पारेख एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। नीलेश सुराना अगेन मिराई एसेट मैनेजमेंट में कंपनी के लिए, जिनका एक्सेस जिनका इमर्जिंग ब्लू चिप बहुत अच्छा फंड है, और वो मल्टी कैप होने की वजह से उनको इस लिस्ट में लेकर आया है। अजय त्यागी फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड, विनय पहाड़िया फ्रॉम यूनियन म्यूचुअल फंड, एंड श्रीनिवासन सीआईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो ये तकरीबन 3 कैटेगरीज के मोटा मोटा अगर बात करें तो 10-12 फंड मैनेजर्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि टॉप रैंक्ड हैं आज की डेट में।
हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई और इसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट ईयर किस फंड को इस लिस्ट में निकाल डाला जाता है। तो जब वो आएगी तो जी वो भी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी, thank you Jitinder for giving us the insight into the details and the profile of fund managers. I am sure viewers will benefit from that. As we have already discussed that it is immensely important to look at the fund manager before investing into mutual funds. But if I ask you in percentage wise that how important it is to look at the fund manager vis-a-vis the performance of the instrument. See, I would rate fund managers as one of the most important factors, even before the returns, because returns are generated by this fund manager. So if you're choosing a fund manager only on the basis of returns, so returns might be due to some things which are manipulated and can be because of few calls which by fluke have delivered returns. So कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इनएक्सपीरियंस या कम एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स के फंड बहुत अच्छा कर जाते हैं शॉर्ट जी टर्म में, बट जी ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे कि मतलब अगर आपने सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें या एक अच्छे लंबे पीरियड की बात करें या फिर ये बात करें कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, तो हो सकता है पुराने टाइम में कुछ अच्छी कॉल्स आ गई हो, कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो गया हो बाय लक और बाय व्हाटएवर रीजन, तो हो सकता है कोई एक नया फंड मैनेजर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे, बट एक पुराना फंड मैनेजर जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट्स का, जो समझता है हर चीज को, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी डिप्लॉय करता है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के स्टॉक्स को पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे रादर देन समवन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रॉबस्ट बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स आपका पोर्टफोलियो निकाल के दे और आपका जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स हो वो बहुत ऑप्टिमम हो, तो फंड मैनेजर्स को इग्नोर ना करें, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो देखे, परफॉर्मेंस के पीछे बंदा कौन है उसको भी देखे। तो हो सकता है किसी जी दिन मैं क्रिकेट का एग्जांपल यूज करूंगा कि हो सकता है किसी दिन जिम्बाब्वे जीत जाए, हो सकता है क्योंकि किसी भी दिन किसी का भी अच्छा दिन हो सकता है, बट टर्म में कौन सी टीम अच्छी है? अंडरस्टूड ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने 3-4 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, जो टीम बहुत अच्छी है, जिनका कैप्टन बहुत स्ट्रांग है, जो अपनी जी स्ट्रेटेजीज को ऑन फील्ड ज्यादा अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर पाते हैं। उसी तरीके से फंड मैनेजर है, उसकी टीम है जो कि बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, पहले पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया और आने वाले टाइम में भी उनसे एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, तो वो ज्यादा बेहतर है रादर देन सिर्फ रिटर्न को चेस करते हुए किसी ऐसे फंड मैनेजर या ऐसी एमसी में पैसा लगाना कि जहां पे मैन्युपुलेशन हो रहा था थोड़ा बहुत और उस मैन्युपुलेशन की वजह से रिटर्न्स तो शॉर्ट टर्म में आ गए, बट आने वाले अंडरस्टूड टाइम में हो सकता है वैसा वो कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए चीजों को। अंडरस्टूड 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 You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your